बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 1 मई और दिन है इतवार का। 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वाइट पेपर जारी किया गया। इस वाइट पेपर में असल में है क्या और इससे जुड़े हुए अहम सवालात आज इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और दूसरी अहम खबर, मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ उस पर एक रिएक्शन आया है और हुकूमत वक्त ने मुकदमा दर्ज किया। क्या इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा? अब से कुछ ही देर पहले शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए और रात से छापे मारे जा रहे हैं, और क्या गिरफ्तारी होगी और इसके असरात मुल्क की सियासत पर क्या पड़ेंगे, और क्या मुस्लिम लीग नून कोई गलती करने जा रही है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और आखिर में आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बहुत ही अहम किस्म की पेशरफ्त हो रही है और एक बयानिया बनाया जा रहा है। ये बयानिया क्या है और क्या हुकूमत वक्त क्या केसेस जो हैं वो ख़त्म कर सकती है और इन केसेस की नोयत क्या है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। क्योंकि राना सनाउल्लाह ने एक बयान जारी किया कि अदालतें या हुकूमत वक्त के पास इख्तियार मौजूद है। क्या वाकई इख्तियार मौजूद है? लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, और एक वाइट पेपर जारी किया गया। ये वाइट पेपर असल में है क्या, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने इसे बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दिखाई, लेकिन उसके बाद की जो रिपोर्टिंग हो रही है मासवा एक चैनल के, इसको शामिल नहीं किया जा रहा। वो सवालात जो इमरान खान से पूछे गए उसका जवाब आपको उनकी खबरों में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सवालात डायरेक्ट वक्त की हुकूमत से थे। और आपको ये याद रखना होगा, बाज़ करैक्टर्स ऐसे हैं जिनके जो इन तमाम चैनल्स के मालिकान हैं वो हुकूमत के अंदर भी हैं, और माजी में कुछ चैनल्स के ऊपर मुकदमात भी बने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। अब उन मुकदमात जिस तरह माजी में बने, अब इंतकामन ये सब कार्रवाई की जा रही हैं। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि मीडिया को बतौर वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से पाकिस्तान के अंदर होता रहा। लोग आलाकार बनते रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये वाइट पेपर क्या है आपके सामने ये तफसीलात में रख सकूं। अच्छा, अब इसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जिनका फ़ैसला हो चुका। पनामा पेपर्स दुनिया के अंदर लीक्स आती हैं और उसमें ये इंकशाफ हुआ कि शरीफ ख़ानदान की प्रॉपर्टीज़ लंदन में मौजूद हैं, और अगर ये इंकशाफ ना होता तो शायद आज तक, यानी 1 मई 2022 तक ये राज अफशा ना होता, लोगों को ना पता चलता कि ये पैसा कहाँ से गया, जिसके ज़राए आज तक नहीं दिए जा सके नवाज शरीफ साहब की तरफ से। और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के जो मामलात हैं वो भी आज तक नहीं बताए जा सके। अगर पनामा पेपर्स दुनिया में ना आते तो शायद ये राज हमेशा राज ही रहता। इसमें नवाज शरीफ साहब को से पूछा गया, जायदादों के हवाले से पूछा गया, लेकिन उन्हें फ्लोर ऑफ द हाउस असम्बली के कहा कि ये वो ज़राए हैं। लेकिन इन ज़रायों की हकीकत क्या थी, वो अदालत ने एक लैंडमार्क फ़ैसला दिया जिसके तनाजुर में नवाज शरीफ को भी सज़ा हुई। वो अकामे का मामला है लेकिन सज़ा हुई है। हुकूमत वक्त उनकी गई और फिर मरीम नवाज़ को भी सज़ा हुई, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, अपने ज़ाती मंसूबे और मफाद की खातिर लाहौर के मास्टर प्लान में तब्दीली के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। ये बुनियादी चीज़ थी। जब आप इक़्तिदार में आ जाएँ तो आप सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इक़्तिदार को जिस तरह मर्जी चाहें इस्तेमाल करें। वक्त चूँकि आपके हाथ में होता है, पुलिस को इस्तेमाल करें, इदारों को इस्तेमाल करें, मर्जी की पॉलिसीज़ बनवाएं, रिकॉर्ड गायब करवाएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि क्या हिकमत अमली तय की जा रही है। अच्छा, इल्ज़ामात क्या हैं? कवायद ज़वाबित का लिहाज रखे बगैर लाहौर के मास्टर प्लान में तब्दीली की गई। मुकदमे की कुल मालियत तकरीबन 800 मिलियन रुपए हैं। ये थोड़े से पैसे नहीं हैं। अगर ये पैसा पाकिस्तान की आवाम पर, लाहौर की आवाम पर, पंजाब की आवाम पर खर्च किया जाए तो ज़िंदगी बदल सकती है। अच्छा, इसके बाद चौधरी शुगर मिल में गैर वजाहत शुदा सरमायाकारी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। मुकदमे की कुल मालियत 1080 मिलियन ये रुपए है और ये सब कुछ हुआ। फिर इसके बाद जो अगला मुकदमा है, और ये बैनुल-अक़वामी शवाहिद जिसका जिक्र किया जा रहा है, इस पर जाने से पहले आपको बता दूं कि अस्तस्ना की जाली कार्रवाई की बुनियाद पर 17 प्लॉट्स और पेट्रोल पंप के मकाम की गैर-कानूनी लीज जारी की गई। फिर बैनुल-अक़वामी शवाहिद क्या हैं कि 1983 में शरीफों के वालिद ने अपने 6 भाइयों के साथ मिलकर एक फाउंड्री लगाई, जिसे 1972 में भुट्टो ने कौमी तहवील में लिया। इसका जिक्र नवाज शरीफ साहब भी मुतादिद बार कर चुके हैं। और 1980 में ज़ियाउल हक ने ये फाउंड्री उन्हें, यानी नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान को वापस कर दी। और फिर नवाज शरीफ साहब ने पहले पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना और फिर वज़ीर आला बने। 10 बरस के दौरान ये फाउंड्री 30 कारोबारी कंपनियों में बदल गई, जिसकी मजमूई मालियत $400 मिलियन तक जा पहुंची। और यूं सियासी सल्तनत एक बड़ी इक़्तिसादी बादशाहत में बदल गई। ये लिखा गया है इस वाइट पेपर के अंदर। फिर 8.5 अरब रुपए की तखमीने के हामिल लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के ठेके को निस्फ शब
20 अरब रुपए तक पहुंचा दिया गया और शरीफों ने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से मंसूबे से $160 मिलियन अपनी जेबों में भरे। अब ये कहा गया है, इल्ज़ाम है, पीली टैक्सी स्कीम के बायस कस्टम्स ड्यूटी में $700 मिलियन, जबकि बैंकों को $500 मिलियन का नुकसान पहुंचा। अब ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अब पाकिस्तान में होता क्या है व्यूअर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारी नई जनरेशन को भी पता चलना चाहिए। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं, मर्जी की पॉलिसीज़ बन गई, फिर आप क्या करेंगे कि जो पैसा इक़्तिदार में पॉलिसीज़ को लेफ़्ट से राइट करना है और फिर वो फ़ायदा मखसूस लोगों को पहुँचाया जाएगा। यही होता रहा है। वक्त गुजर जाता है, हुकूमतें बदल जाती हैं, वक्त पूरा नहीं दिया जाता, इंक्वायरीज़ जो इनके ख़िलाफ़ जिनका आगाज़ किया जाता है वो पाया तकमील तक जब नहीं पहुँचेंगी तो फिर हालात मुल्क के अंदर ज़रूर ख़राब होंगे। तो यही कुछ होता रहा। जहाँ तक पाकिस्तान की इस हुकूमत का ताल्लुक़ है जो माजी में नवाज शरीफ साहब की थी या इससे पहले हुकूमतों का ताल्लुक़ था, पीपल्स पार्टी का मुकाबला नून लीग से था। इसके एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस बनाते रहे और ये वही केसेस हैं जो मौजूदा हुकूमत ने जिन्हें टेकअप किया। और ये वो हालात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हैं। मैं आपको बता दूं कि फिर इसके बाद इसी तरह 1983 में इत्तफाक ग्रुप ने दिवालिया होकर बैंकों को 5.7 अरब रुपये का नुकसान दिया। यानी ये बहुत अच्छा है, कर्जे लें और बाद में कि जनाब हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या करेगी ये हुकूमत, या क्या करेंगे बैंक, या क्या करेंगी अदालतें? कुछ नहीं कर सकती। कानून तो ये होना चाहिए कि जब आपने अपने आप को दिवालिया शो किया और फिर आपके पास असासे बन गए तो स्टेट को हरकत में आते हुए ये कहना चाहिए था कि जनाब आपने जो कर्जे लिए आप उन्हें वापस करें, क्योंकि आपके असासे मौजूद हैं, आपकी जायदादें मौजूद हैं और उन जायदादों को बेचें। और जो दिवालिया आपने शो किया अब उसकी हैसियत नहीं है, आपको दोबारा सिफर से उसको का आगाज़ करना पड़ेगा। नए नाम से नए लोगों को आप सिस्टम में शामिल करके इस तरह मैनिपुलेशन जो है वो सिस्टम की होती है। फिर आपको ये बताते चलें कि इसके बाद क्या हुआ। सियासी नवाजिशात की बदतरीन मिसालों का भी जिक्र इसमें किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का कि जहाज़ों का गलत इस्तेमाल। शहबाज शरीफ साहब ने मुकदमे की कुल मालियत तकरीबन 40 करोड़ रुपए, ये मुकदमे का जिक्र मैं कर रहा हूँ, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है जो वाइट पेपर जारी किया गया है। मियां शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म के 2 जहाज़ों पर मुश्तमिल बेड़े का गलत इस्तेमाल किया गया। मुकदमे का खुलासा क्या है? वज़ीर-ए-आज़म के सरकारी इस्तेमाल के लिए 2 जहाज़ों पर मुश्तमिल बेड़े की देखभाल पाक फ़ज़ाइया करती है और उन्हें रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर चिकलाला पर खड़ा किया जाता है। मियां शहबाज शरीफ जो कि ज़ाब्ता अमल के तहत इन जहाज़ों के इस्तेमाल के मजाज मुश्तरक ना थे, इन जहाज़ों का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ ने 2014 से 18 के दौरान इन जहाज़ों पर 39 गैर मुल्की और 515 अंदरून मुल्क दोनों के ज़रिए 42 करोड़ रुपये का कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। यानी यही नकलो हरकत PIA ज़ाती या बाकी हवाई कंपनी के ज़रिए से करने से चंद लाख के अखराजात आते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और बड़े भाई की जानिब से छोटे भाई की सहूलत के लिए कौमी ख़जाने से इन जहाज़ों पर हर माह औसतन तकरीबन 9 परवाज़ें की गई। अच्छा, अब पाकिस्तान के जो लिखा गया है कि गरीब आवाम के पैसे से गैर कानूनी शाह खर्चों की एक अछूती मिसाल। अब ये क्या है? शरीफ ग्रुप की शुगर मिल की जानिब से बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमे की मालियत तकरीबन 9 अरब रुपये है और फिर ये मुकदमे का खुलासा मकसूद चपड़ासी हम मुतअद्दिद बार सुन चुके हैं और पाकिस्तान की कौम भी सुन चुकी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को झूठ साबित करेगी? बिल्कुल करेगी, और किस तरह करेगी? रिकॉर्ड गायब करके। और मैं मज़ीद इस वाइट पेपर की तफसीलात में नहीं जाऊँगा, क्योंकि तफसीलात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुनियादी सवालात हैं जो पाकिस्तान की आवाम के सामने आना बहुत ही ज़रूरी हैं। और वो सवालात क्या हैं? केसेस किस दौर में बनाए गए? जो मुकदमा FI ने बनाया, इससे पहले जो केसेस हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं बने, यानी इससे पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस दौर में बनाए गए। अब होता क्या रहा है? आपको याद होगा कि इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब का हेलीकॉप्टर उतरा था रायवंड के अंदर और रायवंड में जाकर उन्होंने फिर साजबाज भी की। जब भी मुश्किल वक्त आया और जब भी इन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, ये मिलकर बैठ गए। यानी इस बार हुकूमत हमारी होगी और अगली बार हुकूमत आपकी होगी। अवाम के पास जब जाना हो तो अवाम को बेवकूफ़ बनाया इस तरह जाता है कि मैं जरदारी के पेट को फाड़ कर भी पैसा निकालूंगा, लड़काने की सड़कों पर घसीटूंगा। तो कौम को सियासी नारे के ज़रिए बेवकूफ़ इस तरह बनाया जाता है। और फिर बिलावल जरदारी ने भी माजी के अंदर जो कुछ बयान दिए नून लीग के साथ, वो भी पूरी कौम के सामने है। कौम की याददाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि लोग अक्सर कहते हैं कि ये भूल जाते हैं, ये भूलते नहीं हैं। सियासी तौर पर गठजोड़ रहा और ये केसेस एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये बनाए गए। व्यूअर्स, इंटरेस्टिंगली फिर क्या हुआ
पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक नई सियासी फोर्स सामने आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन केसेस को परस्यू किया, अदालतों में लेकर गए। अब ये वो केसेस हैं जिनका जिक्र खान साहब कर रहे हैं, खान साहब बता रहे हैं कि ये तो केसेस हमारे दौर में नहीं बने, मां सवाए जो FIA में केस बनता है, ये तमाम केसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब इक़्तिदार से अलग हुए मुशर्रफ टाइम के ऊपर त्यारा साजिश केस के अंदर, और फिर जो कुछ हुआ, मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ गई, जिस तरह भी आई उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुशर्रफ साहब ने अपने आप को पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली बैप्टाइज करवाने के लिए अपना जो फ़ौजी चेहरा था इस पर जमहूरियत का फेस चढ़ाने के लिए और मास्क पहनने के लिए इन तमाम सियासी जमातों को NRO दिया, और उनका शायद ये ख्याल था कि ये तमाम सियासी जमातें उन पर सियासी रहम करेंगी, जमहूरी रहम करेंगी और उनकी पार्टी आगे बढ़ सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वक्त ने साबित किया, मुशर्रफ साहब ने खुद कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती इन तमाम सियासी जमातों को NRO देना थी। अब खान साहब ने जो सबसे बुनियादी सवाल जो इस पूरे जो वाइट पेपर जारी करने की जो ज़रूरत महसूस हुई, खान साहब पर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से भी एक दबाव रहा, मीडिएटर्स की जानिब से भी दबाव रहा कि इन तमाम लोगों को किसी न किसी तरह NRO मिल जाए। नवाज शरीफ साहब पैगाम भेजते रहे, शहबाज शरीफ साहब पैगाम भेजते रहे, शहबाज शरीफ साहब मुतादिद बार बात कर चुके, निजी महफिलों में जब भी आर्मी चीफ से मुलाकात होती रही, ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है, ऑफिशियली अनऑफिशियली इसका तज़किरा होता रहा, अंदरूनी कहानियाँ बाहर आती रही कि एक सेफ पैसेज मांगा गया, कहा गया कि इनको हाथोला रखा जाए। जनाब, हाथोला तो नहीं रखा गया, लेकिन केसेस NRO की 2 की शक्ल में पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, और बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ साहब पर, यानी मुजरिम हैं वो, एक तरीके से वो बाहर चले गए। आज ये बात साबित होती है कि नहीं होती, मुल्क से बाहर आए किसी ताकतवर शख्सियत की गारंटी, ज़मानत या डील के नतीजे में ये सब कुछ हुआ है, यानी उनकी मर्ज़ी के बगैर ये नहीं हो सकता। और किन की मर्ज़ी है? पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम खूब जानती है कि असल में हुआ क्या। नवाज शरीफ साहब पे सज़ा है 7 से 10 साल जेल में, और ये सज़ा की बात हो रही है। फिर $25 मिलियन जो 25 मिलियन रुपए का जुर्माना भी है। फिर 8 साल की सज़ा मरियम को भी हुई, और फिर इसके अलावा उनके दोनों बेटे बाहर हैं और उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है। फिर रमज़ान शुगर मिल, फिर शहबाज शरीफ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो केसेस हैं वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती। अब पाकिस्तान की अदालतें क्यों नहीं सोचती, और वो जज साहब क्यों ये सवाल नहीं करते कि आपने पिछली तारीख पर और जब भी फ़र्द जुर्म आयद हुई हमसे कहा कि उनकी कमर में तकलीफ़ है, वो आ नहीं सकते, काबीना का इजलास चल रहा है, उन्होंने हल्फ उठाना है। ये पाकिस्तान की अदालतों को ताले लगा देने चाहिए, खुदा की कसम। और चूँकि वो आपने अक्सर एक वो तराजू देखा होगा जिसमें वो खातून खड़ी है और वो उसके हाथ में तराजू और आंखों में पट्टी है। पाकिस्तान का कानून बिल्कुल एक ट्रू डिपिक्शन है उस स्टैचू की, और आंखों पर पट्टी बांधकर जब इंसाफ होंगे तो फिर इंसाफ की हकीकत यही है। अब क्यों अदालतें नहीं पूछती कि शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द है या नहीं है? अब बाज़ लोग जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है, हमारी बातें सुनकर शायद ये कहेंगे कि जनाब ये PTI के जाने वाले हैं, PTI की बात करें। यार ये मामला PTI या नून लीग का नहीं है, ये इंसाफ का मामला है। जब अदालतों में केसेस मेरिट पर उनकी सुनवाई नहीं होगी ना, तो फिर मुल्क के अंदर यही कुछ होगा। पूरा मुल्क जो है वो डी चौक का मंजर ही पेश करेगा। पूरा मुल्क जो है रियासतों की शक्ल आपके सामने आएगी कि हमारी रियासत के ख़िलाफ़ कोई कुछ ना करे, रियासत जो जरदारी है, जो रियासत सिंध है, इसके ख़िलाफ़ कोई कुछ ना करे, रियासत बिलावल हाउस के ख़िलाफ़ कोई कुछ ना करे, रियासत जाती उमरा के ख़िलाफ़ कोई कुछ ना करे। मुल्क के अंदर इस वक्त रियासतें बन चुकी हैं, आप माने या ना माने। हमारा मकसद और हमारा मसला सिर्फ ये है कि अगर ये सच्चे हैं अपने आप को अदालतों में जाकर सच्चे साबित कर दें, अगर ये झूठे हैं तो फिर कानून को हरकत में आना चाहिए। और आइन और कानून के जो ये रोज़ाना की बुनियाद पर हमें भाषण दिए जाते हैं ना कि जनाब देखें आइन शिकनी हुई, आया आइन शिकनी रोज़ होती है इस मुल्क के अंदर। आइन शिकनी उस वक्त भी हुई जब नून लीग के लोगों ने मार धाड़ की और पंजाब असम्बली में से तहरीक इंसाफ की और इत्तेहादियों को बाहर निकाल दिया, दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर एक डमी स्पीकर लॉबी में खड़े होकर इंतखाब करवा देता है। तो उस पर भी सवाल उठना चाहिए कि क्या आपने उन्हें बाहर लगाकर कुंडी नहीं लगाई थी, लोगों को बाहर नहीं धकेला था? बिल्कुल इसी तरह हुआ था। तो मुल्क के अंदर आइन और कानून को
ایک دفعہ نہیں روزانہ کی بنیاد پر اس کی پامالی ہو رہی ہے. ویورز یہ کچھ سوالات ہیں اور پھر میں آپ کو ایک بات بھی بتا دوں کہ توشہ خانہ کے حوالے سے خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. گاڑیاں ماضی میں بھی ریگولرائز ہوئی اور یوسف رضا گیلانی صاحب اس کی زندہ اور جاوید مثال ہیں. 3 بلٹ پروف گاڑیاں، 2 BMW ہیں، ایک ٹوٹا لیکسس ہے جو یوسف رضا گیلانی جو نے تمغہ حسن کارکردگی، کبھی وہ سینیٹر بن جاتے ہیں، کبھی وہ ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، یہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر انہیں تمام چیزیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. اب عمران خان صاحب پر دباؤ اور پھر کیسز اور پھر ریکارڈ غائب ہونا. آپ کو یاد ہوگا براڈ شیٹ کا جو معاملہ تھا، اب وہ کعبہ مساوی صاحب مکر گئے ہیں بڑی مہارت کے ساتھ. وہ کیوں مکرے اس کی بھی بنیادی وجوہات آپ کے سامنے ہیں، لیکن براڈ شیٹ سکینڈل کے اندر پاکستان، ریاست پاکستان کو نقصان ہوا ہے. لیکن انہوں نے کیا ذہانت کی کہ خاندان کا نام کسی نہ کسی طرح ایک بیان جو کعبہ مساوی نے دیا اس کی بنیاد پہ نکل گیا اور جی کلین چٹ مل گئی. پیپلز پارٹی سوئس اکاؤنٹس کا معاملہ ہو جس کا ذکر شیخ عظمت سعید صاحب نے بھی کیا براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ کے اندر کہ اس کو نکال کر دیکھیں، تہہ خانے میں نیب کے پڑے ہوئے ہیں، کیا اس میں کچھ موجود بھی ہے یا نہیں، یا مٹی کا ڈھیر بن گئے. ماضی میں واجد شمس الحسن صاحب جو پیپلز پارٹی فوت ہو گئے کچھ عرصہ پہلے، وہ بنیادی کردار تھے ریکارڈ غائب کرنے میں. اور ریکارڈ غائب کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایجاد کیا. ریسنٹلی، دور کی میں بات نہیں کر رہا، عدالت کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل پیش ہو کر کہتا ہے کہ جناب معاف کر دیں، ریکارڈ غائب ہو گیا. تو یہ ملک کی سیاست ہے. اب پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرنے جا رہی ہے؟ ریکارڈ غائب کرے گی. جب ریکارڈ موجود ہی نہیں ہوگا، جب مقدمہ جو بنایا گیا اس کے ساتھ کوئی ایویڈنسز آپ نے نتھی کر کے پیش کرنے نا عدالت میں، عدالت کہے گی جناب ریکارڈ لے کر آئیں، وہ کہیں گے جناب ریکارڈ ہی نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ کیس ختم ہو جائے گا. تو یہ طریقہ واردات اب اپنایا جائے گا. اور پہلے آپ نے اپنی مرضی کے لوگوں کو ڈیپیوٹ کیا، لوگوں کو ہٹایا، اور پھر ہٹانے کے بعد اپنے، یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے ویورز، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہوتا ہے. لندن کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس قسم کی کرپشن کرے، اور سخت سزاؤں کا ایک خوف رہتا ہے. بورس جانسن نے ایک پارٹی کی تھی اپنے جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے احاطے پہ، کیا ہوا؟ ثابت اور ثبوت جو ہوئے، جو منظر عام پر آئے، اس کے تناظر میں معافی مانگنا پڑ گئی قوم سے، جرمانہ بھی ہوا. کس طرح ہوا؟ اس لیے کہ وہاں پر قانون کی حکمرانی اور انویسٹیگیشن کسی MI6 نے نہیں کی تھی، پولیس ایک آفیسر نے اس کی انویسٹیگیشن کی تھی. تو یہ قومیں جو ہیں ان کو بنانے میں سیاستدانوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اسے خراب کرنا تب بھی سیاستدانوں کا ہاتھ ہوتا ہے. پاکستان کا عدالتی نظام آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ غائب ہوگا، اور جب یہ عدالت میں پیش ہوں گے کہیں گے جناب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ویورز، دوسری جو امپورٹنٹ خبر ہے، اب بڑی تیزی کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں، اور مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اور اب یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا اور ملک کے اندر آپ نے ایک مقدمہ بنا دیا. اس کی پلاننگ کہاں پر ہوئی؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پلاننگ ہوئی، پلاننگ کے نتیجے میں سب کچھ ہوا. تو پھر ریکارڈ میں اگر آپ کے ملک کا قانون آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ پھر جتنے مرضی مقدمات بنائیں. 50 درخواستوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، 500 درخواستیں بھی آپ لا سکتے ہیں. تو درخواستیں دائر ہوں گی اور پھر اس پہ مقدمات کا اندراج اور پھر کارروائی ہوگی. شیخ رشید کے رشتہ دار کو، بھتیجے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ایک روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر حوالے بھی کر دیا گیا ہے. راشد شفیق صاحب ہیں، اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے شیخ رشید نے پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں انہوں نے اس کی مذمت بھی کی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی جائیں گے چور کو چور کہا جائے گا، نہیں روکا جائے گا. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اب سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون یہ غلطی کرے گی؟ ان کے اتحادی یہ غلطی کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. اور اگر یہ غلطی کی تو آپ یقین کریں یہ غلطی ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گی. اور رانا ثناء اللہ صاحب بہت اگریسو ہو کر یہ بیانات اس وقت دے رہے ہیں. انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان کی کال کے اوپر پورا ملک سڑکوں پر ہوگا مئی کے اندر. اور یہ صرف میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ سب رپورٹس بتا رہی ہیں. یہ انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہیں، IB رپورٹس موجود ہیں، پاکستان کے جو سیکرٹ سروسز خفیہ ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ موجود ہے. اور اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کے انڈر تو بہت ساری ایجنسیز آتی ہیں نا، تو ان کے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں اس لیے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں.
اور انہیں یہ معلوم ہے کہ جب شب دعا کی بات آئی تو پورے ملک کے اندر لوگ سڑکوں پر موجود تھے، سکرینیں لگائی گئی. اس سے پہلے لاہور کا جلسہ ہوا تو پورے ملک کے اندر سکرینوں پہ جلسہ دیکھا جا رہا تھا. اسلام آباد کا جلسہ ہوا تو انہیں معلوم تھا کہ یہ جلسے میں کتنے لوگ موجود ہیں، انڈیپینڈنٹ رپورٹس موجود ہیں. کراچی کا جلسہ ہوا تو پورے ملک پہ سکرینیں لگائی گئی اور یہ رپورٹس دی گئی کہ کتنے آدمی تھے. اب یہ جو نیریٹو بنایا جاتا ہے نا کتنے آدمی تھے، اب یہ واقعی ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان افراد کو روکنا جب کال دی گئی ہے آخری ہفتے کی تو مشکل ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں. عمران خان کی گرفتاری ہوئی اور دوسری طرف سے شیخ صاحب کی گرفتاری ہو گئی تو پھر یقیناً ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہی چاہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ سے پہلے معاملات کو کسی نہ کسی طرح روکا جائے تاکہ یہ زیادہ دیر آگے نہ چل سکے. میں آپ کے سامنے جو پاکستان تحریک انصاف اور خصوصاً عمران خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں نا ریاست مدینہ اور کیا گرفتار کیا جاتا ہے اور اس شخص کے بارے میں پاکستان کی عوام کیا کہتی ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر. ویورز آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ریاست مدینہ خان صاحب نے ایک دفعہ بات نہیں کی، متعدد بار یہ بات کی. سیاستدانوں کو یہ تکلیف اب اس وقت ہو رہی ہے کہ اگر اسلام جس کے نام کے اوپر لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، ایمان کی جب بات آتی ہے تو سڑکوں پر آ جاتے ہیں، تو اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے. یہ ڈرامہ اور مقدمات کا اس شخص کے خلاف کیا جا رہا ہے جس نے ریاست مدینہ کا کانسیپٹ دیا. مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ ریاست مدینہ کی بات پہلی دفعہ کسی حاکم نے کی ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور ساتھ اس لیے دیا جائے گا کہ یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کے نبی کی سیرت کو بتایا جا سکے، اپنے بچوں کو بتائے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اصل میں ہے کیا. اور یہ ایسی ایک درسگاہ ہے جو صرف نہ مسلمانوں کے لیے جہاں سے علم انہیں ملے گا بلکہ یہ علم رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ایک روشنی کی کرن ثابت ہوگا، اور ثابت ہوا ہے اور ثابت ہوتا رہے گا اور مشعل راہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. خان صاحب نے اس پاک زمین پر جوتے کبھی نہیں لے کر گئے. یہ اس ہستی کے لیے عقیدت ہے جو خان صاحب نے شو کی، جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس دھرتی پر، اس سرزمین کے اوپر، اس مقدس مقام کے اوپر ایک سوچی سمجھی سازش کی گئی. خان صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مقدمہ دنیا کی عدالتوں میں لڑا، عوام کے سامنے رکھا. یہ خان صاحب نے کیا. کسی وقت کے حکمران کے پاس جو اختیارات تھے اسے استعمال نہیں کیا گیا. صرف خان صاحب کا کی یہ صفت ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے مقدمہ رکھا گیا. خان صاحب نے یہ بات پوری دنیا میں رکھی کہ جب آپ جیوز کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہٹلر نے کیا، اور جس طرح انہیں زندہ جلایا گیا، جب ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، کوئی گستاخ رسول ہوگا، تو یہ پوری مسلم امہ کے لیے ایک تکلیف کی بات ہے. آپ اس ہستی کے بارے میں جب کوئی ایسی بات کریں گے تو یقیناً مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا. اور جس لیڈر نے یہ آواز دنیا میں اٹھائی، آپ اس کے خلاف وہ مقدمہ بنانے جا رہے ہیں جس کا صرف سیاسی انتقام سے تعلق ہو سکتا ہے، لیکن اس محبت کو کم کرنے یا اس محبت کے خلاف ایک ڈاؤٹ پیدا کرنے کے لیے اگر یہ مقدمہ بنایا جا رہا ہے تو انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. آپ کو بتاتے چلیں کہ رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی گئی اور پھر اس اتھارٹی کا ذکر بھارت میں ہوا کہ ایک ایسی اتھارٹی عمران خان نے بنائی ہے جہاں پر کٹر اسلام کا ذکر ہوگا. ارے بھائی، اسلام کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر خان صاحب نے یہ کام کیا تو کون سا گناہ کیا، اور آپ اس شخص کے خلاف مقدمہ بنانے جا رہے ہیں. اور پھر اسلاموفوبیا بہت ہی امپورٹنٹ ہے ویورز. اسلاموفوبیا اس ملک کے اندر، اس سے پہلے برطانیہ میں ہم رہتے ہیں، جتنا اس کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑتا ہے. بورس جانسن نے مسلم خواتین کو جو برقع پہنتی تھی لیٹر باکس کہا. یہ اسلاموفوبیا نہیں تو اور کیا ہے. آپ کے لباس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے جب آپ باہر جاتے ہیں. اسلاموفوبیا نہیں تو اور کیا ہے. آپ کو جابز نہیں ملتی. اگر آپ کسی قسم کا پردہ کرتے ہیں تو ملٹی نیشنل کمپنیز آپ کو اس طرح جابز نہیں دیتی. یہ اسلاموفوبیا نہیں تو اور کیا ہے. اگر آپ کا نام کے شروع میں محمد لگے تو لوگ آپ کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. یہ اسلاموفوبیا نہیں تو اور کیا ہے. تو اسلاموفوبیا کا مقدمہ بھی خان صاحب نے لڑا، اور اس شخص کے خلاف آپ اس قسم کے جھوٹے مقدمات درج کر کے اور سیاسی انتقام لیں گے. میرا خیال ہے کہ اس سے بھونڈی حرکت جو ہے وہ نون لیگی کر سکتی ہے اور کوئی اور نہیں کرے گی. ویورز، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس پورے تناظر میں کہیں بری پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی. خاموشی کے ساتھ وہ سیل کر رہے ہیں.
सियासी मंजरनामे के ऊपर भी, और कोई बयान इस तरह का जारी नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये भी याद रखिएगा, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी और आज शेख साहब ने ये बात कर दी कि नून में से शीन निकलेगी। जनाब शीन निकल चुकी है, हुकूमत उनकी बनी, आज शेख साहब भी वही बात कर रहे हैं, क्योंकि यही वो चाहते थे और यही अब सब कुछ हो चुका है। पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और पीपल्स पार्टी एक सियासी इंतकाम भी ले रही है दोस्त बनकर नून लीग के साथ, जो इन्हें अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन आने वाले दिनों में इनको समझ आ जाएगी। आपको भी बताते चलें, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान जारी किया है और इस बयान के तनाजुर में जो उन्होंने बातें कही वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और राना सनाउल्लाह साहब ये बात बारहा कर रहे हैं कि जनाब जो केसेस नवाज शरीफ साहब पे बनाए गए थे, हम उनको ख़त्म भी कर सकते हैं और ये हुकूमत के पास इख्तियार भी है और अदालतें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अदालतें इसके ऊपर सुम उठो लेंगी। एक शख्स जो सज़ा याफ्ता है, जिसके ऊपर केसेस बने थे, वो अंदर जेल में था, वो बाहर चला जाता है, वो किस इख्तियार से अदालतों से बाहर रहेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, और मैंने कुछ दिन पहले भी बात भी की थी कि अदारे अंडर प्रेशर हैं, अदालतें अंडर प्रेशर हैं। यही वजह बनी कि मरीम नवाज़ की जो दरख्वास्त थी उस पर बेंच पे बेंच बनते रहे। अदालतें ये गलती नहीं करेंगी, याद रखिएगा, कि नवाज शरीफ को किसी किस्म का रिलीफ मिल सके। अगर रिलीफ मिला तो वो डंडे के ज़ोर पे मिलेगा, और डंडा कहाँ से चलता है 22 करोड़ अवाम अब खूब जानती है और इसको छुपाया नहीं जा सकता। और मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा, और कोशिश भरपूर तरीके से जारी है। और ये बार बार जो राना सनाउल्लाह साहब जैसे करैक्टर्स के ज़रिए या बाकी लोगों के ज़रिए जो बयान दिए जाते हैं, ये सिर्फ वोटर्स को टेस्ट किया जाता है और चेक किया जाता है। अदालतों में बेंचों का बार बार टूटना मरीम नवाज़ के पासपोर्ट के हवाले से ये इसकी एक बुनियादी मिसाल है कि अगर वहाँ से पासपोर्ट या नहीं मिल सकता तो मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल होगा इन तमाम लोगों के लिए। और नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाना, अदालतें इंटरवीन करें, अदालतें पूछें कि वक्त के वज़ीर दाखिला ने, ये हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने ये फ़ैसला या ये बात कही तो किस तनाजुर में कही, नहीं करेंगी, क्योंकि आंखों पर पट्टी बनी हुई है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो जाग रही है, कानून सो रहा है और ये कारोबार सियासत जो है वो सब बन चुकी है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको बात बताऊँ, ये आपके मुस्तकबिल का, मेरे मुस्तकबिल का, हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की बात है और हमें फ़ैसला करना है कि हमने किस तरफ खड़े होना है। दो क़ुव्वतें पहले मौजूद थी जो म्यूज़िकल चेयर खेल रही थी, तीसरी ताकत, लीडरशिप पहली दफ़ा पाकिस्तान में आई और अब खुदारा इस लीडरशिप को एम्ब्रेस करें, डिफाई ऑल दोज फोर्सेस जो डेमोक्रेटिक सेटअप को ख़त्म करना चाहती हैं, जो मखसूस ख़ानदानों को हमेशा इक़्तिदार में लाना चाहती हैं। अगर खान साहब की को ना जितवाया गया तो मरूसियत पाकिस्तान की आवाम का मुकद्दर बन जाएगी हमेशा के लिए। हमने हमारी जो ये प्लेटफॉर्म से आवाज़ है हम उठाते रहेंगे, आप भी इसको उठाएं, क्योंकि हमारी जंग मरूसियत के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं है। पहली दफ़ा कोई लीडर आया आपके मुल्क के अंदर जो अपनी बात नहीं कर रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी आपने ख़ुद भी नोट किया होगा कि खान साहब के केसेस नहीं निकल रहे करप्शन के, तो अब उनको इस तरह के केसेस राना सनाउल्लाह जैसे करैक्टर्स के ज़रिए एंगेज करके बनाए जा रहे हैं। तो ये अलमिया है और मैं सिर्फ इसके ऊपर हंस सकता हूँ और कुछ नहीं हम कह सकते। कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।